नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 5, जिसका नाम है प्रेमचंद के फटे जूते। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे, इसका सार, शब्दार्थ, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 4 सांवले सपनों की याद पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पाठ 5 हरिशंकर परसाई का प्रेमचंद के फटे जूते। तो सबसे पहले हम हरिशंकर परसाई के बारे में जानते हैं। हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई। सन 1995 में उनका निधन हो गया। हिंदी के व्यंग लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज उपन्यास, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज़, शिकायत मुझे भी है और अंत में निबंध संग्रह, वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, व्यंग संग्रह उल्लेखनीय हैं। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग लेखों ने शोषणों के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। उनका व्यंग लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कोरे हास्य से अलग यह व्यंग आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग्यों ने व्यंग साहित्य के मानकों का निर्माण किया। परसाई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग किया है। तो यहाँ पर ये पाठ है प्रेमचंद के फटे जूते। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं। ये प्रश्न अभ्यास हैं। इसमें कुल 10 प्रश्न हैं। यहाँ पर ये शब्दार्थ हैं। तो चलिए शब्द के अर्थ को जानते हैं। उपहास, खिल्ली उड़ाना, आग्रह, पुनः पुनः निवेदन करना, क्लेश, दुख, तगादा, तकाजा, पनहिया, देशी जूतियाँ, बिसरना, भूल जाना, नेम नियम, धर्म, कर्तव्य, बंद फीता, बेतरतीब, अव्यवस्थित, ठाठ, शान, बरकरार यानी बचाकर। अब हम इस पाठ के सार को करेंगे। प्रस्तुत लेख में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग किया है। लेखक प्रेमचंद के फटे जूते को देखकर आश्चर्यचकित होकर कहता है कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है, फिर भी चेहरे पर बड़ी बेपरवाही और विश्वास है।
यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। वह आगे कहता है, इससे अच्छा होता कि तुम फोटो ही नहीं खिंचाते। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। लोग तो ऐसे कामों के लिए जूते क्या, कपड़े और बीवी तक मांग लेते हैं। एक टोपी तक नहीं पहनी, टोपी तो 8 आने में मिल जाती है। तुम महान कथाकार, उपन्यासकार, सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। फिर लेखक अपनी बात करता है कि मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, मगर अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है, जिससे अंगूठा रगड़ खाकर छील जाता है। लेकिन जूता फटा होने के बावजूद तुम्हारा पांव सुरक्षित है। तुम पर्दे का महत्व नहीं समझते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं, फिर भी तुम मुस्कुरा रहे हो। यह राज समझ में नहीं आया। लगता है कि तुम किसी सख्त चीज से ठोकर मारकर अपना जूता फाड़ लिया है। तुम उसे बचाकर उसके बगल में भी निकल सकते थे, पर तुम समझौता नहीं कर सके। मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में व्यंग संग्रह, वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर। ये कठिन शब्द हैं। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। प्रश्न 1, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं? उत्तर है, प्रेमचंद के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, प्रेमचंद गांधी जी की तरह सादा जीवन जीते थे। 2, प्रेमचंद के विचार बहुत ही उच्च थे, वे सामाजिक बुराइयों से दूर रहे। 3, प्रेमचंद एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। 4, प्रेमचंद को समझौता करना मंजूर न था। 5, वे हर परिस्थिति का डट कर मुकाबला करते थे। प्रश्न 2, सही कथन के सामने सही का निशान लगाइए। क, बाएं पांव का जूता ठीक है, मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। ख, लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। ग, तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। घ, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। तो इसका सही उत्तर है ख, लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। प्रश्न 3, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। क, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है। एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। ख, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। ग, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ ही नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हो। तो इसका उत्तर है, तो पहले हम क का उत्तर करेंगे। यहाँ पर जूते का आशय समृद्धि से है तथा टोपी मान, मर्यादा और इज्जत का प्रतीक है। वैसे ही इज्जत का महत्व संपत्ति से अधिक है, परंतु आज की परिस्थिति में इज्जत को समाज के समृद्ध एवं प्रतिष्ठित लोगों के सामने झुकना पड़ता है। ख का उत्तर है, यहाँ पर्दे का संबंध इज्जत से है। जहाँ कुछ लोग इज्जत को अपना सर्वस्व मानते हैं और उस पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं, वहीं दूसरी ओर समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए इज्जत महत्वहीन है। ग, प्रेमचंद गलत वस्तु या व्यक्ति को इस लायक नहीं समझते थे कि उनके लिए अपने हाथ का प्रयोग करके हाथ के महत्व को कम करें, बल्कि ऐसे गलत व्यक्ति या वस्तु को पैर से संबोधित करना ही उनके महत्व के अनुसार उचित है। प्रश्न 4, पाठ में एक जगह लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने के लिए अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती हैं? उत्तर है, लोग प्राय ऐसा करते हैं कि दैनिक जीवन में साधारण कपड़ों का प्रयोग करते हैं और विशेष अवसरों पर अच्छे कपड़ों का। लेखक ने पहले सोचा प्रेमचंद खास मौके पर इतने साधारण हैं, तो साधारण मौक़ों पर ये इससे भी अधिक साधारण होते होंगे।
परंतु फिर लेखक को लगा कि प्रेमचंद का व्यक्तित्व दिखावे की दुनिया से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि वे जैसे भीतर हैं वैसे ही बाहर भी हैं। प्रश्न 5, आपने यह व्यंग पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बात आकर्षित करती है? उत्तर, लेखक एक स्पष्ट वक्ता है। यहाँ बात को व्यंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषताओं को व्यक्त करने के लिए जिन उदाहरणों का प्रयोग किया गया है वे व्यंग को और भी आकर्षक बनाते हैं। कड़वी से कड़वी बातों को अत्यंत सरलता से व्यक्त किया है। यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से समाज के दोषों पर व्यंग किया गया है। नंबर 6, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा? उत्तर है, टीला रास्ते की रुकावट का प्रतीक है। इस पाठ में टीला शब्द सामाजिक कुरीतियों, अन्याय तथा भेदभाव को दर्शाता है, क्योंकि यह मानव के सामाजिक विकास में बाधाएं उत्पन्न करता है। प्रश्न 7, प्रेमचंद के फटे जूतों को आधार बनाकर परसाई जी ने यह व्यंग लिखा है कि आप भी किसी व्यक्ति की पोशाक को आधार बनाकर एक व्यंग लिखिए। उत्तर, मेरे हाथ में मेरे जिस मित्र का हाथ है उसकी एक चीज का मैं हमेशा से कायल हूँ, वह है उसकी टाई की गांठ। ऐसी साफ सुथरी गांठ आपके देखने में नहीं आई होगी। लगता है जैसे जन्मजात ऐसी ही हो, कोई सिलवट नहीं, कोई बिखरावट नहीं। ऐसा नहीं है कि ये टाई के सूट पहनते हैं, गर्मियों में कमीज के साथ भी वे टाई पहनते हैं, तब भी टाई की गांठ इसी तरह रहती है। सच बताऊं, मुझे एक भी ऐसा दृश्य याद नहीं आता जब मैंने उन्हें टाई के बिना देखा हो। हाँ, एक बार मैं सुबह सुबह उनके घर चला गया था। उस समय भी उन्होंने मुझे 45 मिनट प्रतीक्षा कराई। जब ड्राइंग रूम में आए तो टाई लगाए हुए थे, गांठ तब भी वैसी थी जैसे जन्मजात हो। मैं सोचता हूँ इन्हें गांठ लगाने का इतना शौक क्यों है? शायद इसलिए कि वे बिखराव को नहीं, गठन को पसंद करते हैं। इसलिए जब भी बोलते हैं संभल कर बोलते हैं। मैंने आज तक उन्हें व्यर्थ की गप्पे लड़ाते नहीं देखा, चुटकुले सुनाते नहीं देखा। सुनाते क्या, चुटकुलों पर हंसते भी नहीं देखा। यदि कोई उनके सामने कोई चुटकुले पर हंस दे तो वे उसे बेहुदा या बेसऊर कहकर घंटों तक अपना मुंह बिगाड़े रहते हैं। उनका एक सिद्धांत है, बोलो तो ढंग का बोलो वरना चुप रहो। ऐसा न समझिए कि वे अक्सर चुप रहते हैं, नहीं, वे अक्सर बोलते पाए जाते हैं, और जब भी बोलते हैं किसी न किसी राष्ट्रीय समस्या पर चिंता प्रकट करते हुए पाए जाते हैं। उनका व्यक्तित्व गंभीर है। यदि कोई उनकी बात न सुन रहा हो तो उस पर व्यंग कसने लगते हैं, और अगर कोई बीच में बोलना शुरू कर दे तो उसकी ओर से मुंह मोड़कर उबासी लेने लगते हैं। मेरे टाई वाले मित्र की एक खूबी यह भी है कि वे हर किसी के गिरेबान में झांकते हैं, उनकी एक से एक बेहूदी बात को बतंगड़ बनाकर पेश करते हैं, पर अपने गिरेबान में उन्होंने टाई बांध रखी है, किसी को झांकने नहीं देते। पिछले दिनों उन्हें कोई सदमा लगा, वे पागल हो गए। पेट ऐसे निकल आया जैसे 10 बच्चे एक साथ प्रसव करेंगे। लोगों को उनके गिरेबान में न सही बाहरी व्यक्तित्व में झांकने का मौका मिल गया, परंतु तब वे छुट्टियां ले गए, तब तक वापस नहीं आए जब तक उनकी देह वापस अपनी औकात पर न लौट आई। सच बात तो यह है कि मेरे इस मित्र के पूरे जीवन में गांठें ही गांठें हैं। अपने बड़े होने की गांठ, टाई तो बस ऊपरी गांठ है, भीतरी कितनी गांठें हैं यह उनकी पत्नी से हमने जाना। वे भी उनसे इतना डरती हैं जितना कि चपड़ासी साहब से, इसलिए बेचारी तभी हंसती हैं जब वे चाहते हैं। प्रश्न 8, अभिव्यक्ति। आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है? उत्तर है, आज की दुनिया दिखावे के प्रति ज़्यादा जागरूक है। अगर समाज में अपनी शान बनाए रखनी है तो महंगे से महंगे कपड़े पहनना आवश्यक हो गया है। यहाँ तक कि व्यक्ति का मान, सम्मान और चरित्र भी वेशभूषा पर अवलंबित हो गया है। आज सादा जीवन जीने वालों को पिछड़ा समझा जाने लगा है। भाषा अध्ययन। प्रश्न, पाठ में आए मुहावरे छांटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। नंबर 1, अंगुली का इशारा, यानी कुछ बताने की कोशिश। मैं तुम्हारी अंगुली का इशारा खूब समझता हूँ।
2. व्यंग मुस्कान, मजाक उड़ाना, तुम अपनी व्यंग भरी मुस्कान से मेरी तरफ मत देखो। 3. बाजू से निकलना, कठिनाइयों का सामना न करना, इस कठिन परिस्थिति में तुमने मेरा साथ छोड़कर बाजू से निकलना सही समझा। 4. रास्ते पर खड़ा होना, बाधा पड़ना, तुम मेरी सफलता के रास्ते पर खड़े हो। हौसला पस्त करना, उत्साह नष्ट करना। वाक्य: अनिल कुंबले की फिरकी गेंदों ने श्रीलंका के खिलाड़ियों के हौसले पस्त कर दिए। ठोकर मारना, चोट करना। वाक्य: प्रेमचंद ने राह के संकटों पर खूब ठोकरें मारी। टीला खड़ा होना, बाधाएं आना। वाक्य: जीवन जीना सरल नहीं है, यहाँ पग पग पर टीले खड़े हैं। पहाड़ फोड़ना, बाधाएं नष्ट करना। वाक्य: प्रेमचंद उन संघर्षशील लेखकों में से एक थे जिन्होंने पहाड़ फोड़ना सीखा था, बचना नहीं। जंजीर होना, बंधन होना। वाक्य: स्वतंत्रता से जीने वाले पथ की सब जंजीरें तोड़कर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए लेखक ने जिन विशेषणों का उपयोग किया है उनकी सूची बनाइए। तो इस पाठ में प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभरने के लिए निम्नलिखित विशेषणों का प्रयोग हुआ है: महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, जनता के लेखक, साहित्यिक पुरखे, युग प्रवर्तक। जनता के लेखक, महान कथाकार, साहित्यिक पुरखे, युग प्रवर्तक और उपन्यास सम्राट। अब आगे है पाठ्येतर सक्रियता। प्रश्न 11, महात्मा गांधी भी अपनी वेशभूषा के प्रति एक अलग सोच रखते थे। इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे, पता लगाइए। उत्तर है, महात्मा गांधी अपनी वेशभूषा के प्रति एक अलग सोच रखते थे क्योंकि वे सादा जीवन और उच्च विचार में विश्वास रखते थे। उन्होंने खादी के वस्त्र पहनने को इसलिए चुना ताकि वे देशवासियों को स्वदेशी अपनाने और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने का संदेश दे सकें। उनका मानना था कि जब तक वे स्वयं सादा नहीं रहेंगे तब तक वे दूसरों को सादगी और स्वदेशी का महत्व नहीं समझा पाएंगे। उनकी वेशभूषा भारतीय गरीबों की तरह थी जिससे वे उनके साथ एकता और सहानुभूति प्रकट कर सकें। इसलिए महात्मा गांधी की वेशभूषा सिर्फ एक पहनावा नहीं बल्कि उनके विचारों और आंदोलन का प्रतीक थी। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा ने राजेंद्र बाबू नामक संस्मरण में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कुछ इसी तरह चित्रण किया है, उसे पढ़िए। महादेवी वर्मा ने अपने संस्मरण राजेंद्र बाबू में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चित्रण एक अत्यंत सरल, विनम्र, सेवा भावना से पूर्ण और सादगी पसंद व्यक्ति के रूप में किया है। उन्होंने बताया कि राजेंद्र प्रसाद उच्च पद पर रहते हुए भी अत्यंत सहज और आम लोगों से जुड़े हुए थे। वे अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान थे और देश सेवा को अपना धर्म मानते थे। महादेवी वर्मा ने उनके व्यवहार, बोलचाल, रहन सहन और लोगों के प्रति सहृदयता का उल्लेख करते हुए यह दर्शाया है कि वे वास्तव में एक आदर्श नागरिक और सच्चे जननायक थे। उनका जीवन त्याग, सादगी और ईमानदारी की मिसाल था। अमृत राय लिखित प्रेमचंद की जीवनी, प्रेमचंद कलम का सिपाही पुस्तक पढ़िए। तो बच्चों, ये कार्य आपको स्वयं करना है। तो यहाँ पर मैंने दिया हुआ भी है, जैसे कि छात्र प्रेमचंद की जीवनी स्वयं पढ़ेंगे। तो ये है जीवनी, इसमें से देखकर आप पढ़ सकते हैं। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, पाठ में लेखक ने प्रेमचंद का कैसा चित्रण किया है? ए, अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण, बी, बनावटी, सी, यथार्थ चित्रण, डी, व्यंग चित्रण। इसका सही उत्तर है व्यंग चित्रण। दूसरा है, प्रेमचंद ने कैसे जूते पहनकर फोटो खिंचवाए हैं? ए, गंदे, बी, फटे, सी, रंगीन, डी, महंगे। इसका सही उत्तर है बी, फटे। प्रश्न 3, समाज में किसके कारण अधिक मान सम्मान दिया जाता है? ए, घर के कारण, बी, शिक्षा के कारण, सी, धन के कारण, डी, हंसी के कारण। इसका सही उत्तर है सी, धन के कारण। प्रश्न 4, लेखक को प्रेमचंद की मुस्कान कैसी जान पड़ती है? ए, प्रेम और वात्सल्य से भरी, बी, विचित्र और व्यंग से भरी, सी, अहंकार और दिखावे से भरी, डी, गहरे विषाद और खिन्नता से भरी। इसका सही उत्तर है बी, विचित्र और व्यंग से भरी। लेखक के अनुसार प्रेमचंद कैसा जीवन जीते हैं? थे ए, सहज, बी, सुखी, सी, दिखावटी, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए, सहज।
प्रश्न 6, चित्र में प्रेमचंद किसके साथ फोटो खिंचा रहे हैं? ए पिता के साथ, बी बहन के साथ, सी पत्नी के साथ, डी लेखक के साथ। इसका सही उत्तर है सी पत्नी के साथ। नंबर 7, इस रचना को लेखक की प्रेरणा लेखक को कहाँ से प्राप्त हुई थी? ए प्रेमचंद की पत्नी से मिलकर, बी प्रेमचंद के योगदान को देखकर, सी प्रेमचंद के लिखे साहित्य को देखकर, डी प्रेमचंद की फोटो को देखकर। सही उत्तर है डी प्रेमचंद की फोटो को देखकर। प्रश्न 8, पाठ में लेखक किस बात को लेकर दुखी है? ए साहित्यकारों की गिरती दशा से, बी साहित्य के गिरते स्तर से, सी साहित्य की कमी से, डी साहित्यकारों की गरीबी से। इसका सही उत्तर है ए साहित्यकारों की गिरती दशा से। प्रश्न 9, लेखक एक पुरानी फोटो देख रहे थे, उनकी दृष्टि फोटो में कहाँ जाकर अटक गई थी? ए टोपी पर, बी जूते पर, सी धोती पर, डी कलम पर। इसका सही उत्तर है बी जूते पर। प्रश्न 10, गोदान उपन्यास का प्रमुख पात्र कौन है? ए प्रेमचंद, बी माधव, सी लेखक, डी हीरो। तो इसका सही उत्तर है डी होरी। लेखक के अनुसार प्रेमचंद किसका महत्व नहीं समझते थे? ए फोटो का, बी लेखन का, सी जूते का, डी कलम का। इसका सही उत्तर है ए फोटो का। प्रश्न 12, लेखक के अनुसार प्रेमचंद कैसे लेखक थे? ए सुस्त, बी संघर्षशील, सी क्रांतिकारी, डी गंभीर। इसका सही उत्तर है बी संघर्षशील। प्रश्न 13, प्रेमचंद के जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? ए जीवन में समझौते न कर पाना, बी अशिक्षित होना, सी निर्धन होना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए जीवन में समझौते न कर पाना। प्रश्न 14, प्रेमचंद फोटो के माध्यम से किन लोगों पर व्यंग करते हैं? ए जो गरीब हैं, बी जो अपनी कमजोरियों को छिपाते हैं, सी जिनके पास अधिक पैसा है, डी जो समाज के नियम मानते हैं। सही उत्तर है बी जो अपनी कमजोरियों को छिपाते हैं। प्रश्न 15, लेखक का जूता कहाँ से फटा हुआ था? ए ऊपर की ओर से, बी तले से, सी पीछे के भाग से, डी सिलाई वाले भाग से। इसका सही उत्तर है बी तले से। प्रश्न 16, प्रेमचंद के ज़माने में जूते कितने रुपए में मिलते थे? ए 2 रुपये में, बी 5 रुपये में, सी 8 रुपये में, डी 3 रुपये में। इसका सही उत्तर है बी 5 रुपये में। प्रश्न 17, प्रेमचंद की कहानी कफन का पात्र माधव की इंसानियत किस कारण मर चुकी थी? ए भूख के कारण, बी अमीरी के कारण, सी दिखावे के कारण, डी बीमारी के कारण। इसका सही उत्तर है ए भूख के कारण। प्रश्न 18, प्रेमचंद जीवन भर किसे झेलते रहे? ए बीमारी, बी आर्थिक संकट, सी सामाजिक कुरीतियों को, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी आर्थिक संकट। प्रश्न 19, प्रेमचंद ने कैसा जीवन कभी नहीं जिया? ए दिखावटी, बी शोषित, सी प्रतिष्ठित, डी संघर्षशील। इसका सही उत्तर है ए दिखावटी। प्रश्न 20, लेखक ने इस पाठ में भक्ति काल के किस कवि का वर्णन किया है? ए सूरदास, बी कुंभन दास, सी रैदास, डी कबीरदास। इसका सही उत्तर है बी कुंभन दास। तो यहाँ पर हमारा पाठ का प्रश्नाभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 6 मेरे बचपन के दिन पाठ का सार, शब्दार्थ, प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।